हेलो बच्चों। अच्छे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, आज का सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग क्लास 12th का रीड कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले जानना होगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स जहां पर फ्रीज कर जाता है। जैसे वाटर, वाटर कहाँ फ्रीज करता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री पे देखते हैं वो आइस में कन्वर्ट होने लगता है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कोई लिक्विड जहां पर सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है। लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगा? सॉलिड में कन्वर्ट होने लगा। वही टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर कितने डिग्री पर फ्रीज करता है? मीन्स आइस में कन्वर्ट होता है तो वो 0 डिग्री है। ओके, तो इसी को वेपर प्रेशर के टर्म में इस तरह से देखिए डिफाइन किया गया है। वेपर प्रेशर के टर्म फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है? फ्रीजिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट। मीन्स ये फ्रोजन सॉल्वेंट क्या होती है? फ्रोजन सॉल्वेंट जिसमें सॉलिड भी रहता है और लिक्विड भी रहता है, तो उसको फ्रोजन सॉल्वेंट बोलते हैं। हिमांक वैसा ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब हिमांकित द्रव के वाष्प दाब के बराबर होता है, उसे उस द्रव का हिमांक बोलते हैं। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर एक टर्म आ गया, एक टर्म यहाँ आ गया फ्रोजन सॉल्वेंट। देखिए फ्रोजन सॉल्वेंट टर्म आ गया, हिमांकित, हिमांकित द्रव। ओके, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ फ्रोजन सॉल्वेंट क्या होता है। पहले इस पार्ट को आप कॉपी कीजिए। हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का जो डेफिनेशन है वो वेपर प्रेशर के टर्म में ही देखेंगे। ओके, वेपर प्रेशर के टर्म में देखना। आप इस पार्ट को आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए, अब मैं फ्रोजन सॉल्वेंट के बारे में बता रहा हूँ। देखिए पूरा बोर्ड में छोड़ रखा हूँ, आई होप आप कॉपी किए होंगे। फ्रोजन सॉल्वेंट क्या होती है? फ्रोजन सॉल्वेंट, फ्रोजन सॉल्वेंट ये होता है, इट इज मिक्सर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड का, जैसे आइस, आइस प्लस वाटर दोनों। एग्जाम्पल में आइस प्लस वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों रहता है। 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आया, 10 से 5, 5 से 4, 3, 2, 0 आया, तो इस पे दोनों मिलेगा। इसी को बोलते हैं हिमांकित, हिमांकित द्रव, विलायक, विलायक। ये क्या होता है? यह ठोस, ठोस एवं द्रव का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है। मीन्स एग्जाम्पल, जैसे इसमें आइस प्लस वाटर दोनों रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, जैसे 0 डिग्री जब अचीव तुरंत किए हैं, 0 डिग्री पर क्या रहेगा? आइस भी रहेगा और आपका वाटर भी रहेगा। तो ये जो मिक्सचर होता है आइस और वाटर का, इसी मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं फ्रोजन सॉल्वेंट। हम पिछले डेफिनेशन में जो फ्रोजन सॉल्वेंट का यूज किया है वो यही है। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप? आई होप आप इसको कॉपी किए होंगे। देखिए अब मैं इसका डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन को परिभाषित करें। देखिए इसका डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। डिफाइन, क्वेश्चन पूछता है आपको डिफाइन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
हिमांक में अवनमन को परिभाषित करें। परिभाषित करें। क्या होता है हिमांक में अवनमन, क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। When a non-volatile solute is added in solvent, the vapor pressure of solution decreases. Therefore, freezing point of solution decreases. That is called depression in freezing point. Depression in freezing point. That is called depression in freezing point. Okay? अभी देखिए मैं डायग्राम बनाऊंगा, वहां से आपको 100% समझ में आए। धैर्य रख के पढ़ाई कीजिए। ओके, पहले इस पार्ट को कॉपी कीजिए आप। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड in solvent, the vapor pressure of solution decreases. Therefore, freezing point of solution decreases. That is called depression in freezing point. That is called depression in freezing point. I hope आप इसको कॉपी किए होंगे। देखिए हिंदी में इसे मैं बताने जा रहा हूँ। हिंदी में हिमांक में अवनमन को परिभाषित करें। इसका आंसर लिखिए। जब अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण विलयन का हिमांक घट जाता है। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ गए होंगे। जब अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। ये आप कई बार टॉपिक यूज कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं। क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ये है, और जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या करता है, सरफेस एरिया को आके ब्लॉक करने लगता है, वो ढक देगा। तो जब सरफेस एरिया ब्लॉक हो जाएगा तो वेपर कम बनेगा, वेपर प्रेशर, विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, जिसके कारण विलयन का हिमांक घट जाएगा, और इसे ही हम लोग बोलते हैं हिमांक में अवनमन बोलते हैं, जो आपको ग्राफ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ओके, आई होप पहले आप इस पार्ट को कॉपी किए होंगे। देखिए पूरा बोर्ड में छोड़ रखा हूँ, आप इसको पहले कॉपी कीजिए। अब मैं ग्राफ, देखिए ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। ग्राफ से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट भी आ जाएगा। देखिए इस तरह से ग्राफ है। यहाँ पर वेपर प्रेशर रहता है, यहाँ क्या रहता है, इधर वेपर प्रेशर, इस पॉइंट पर इधर वेपर प्रेशर है, और यहाँ टेम्परेचर रहता है। ओके,
अब हम एक फ्रोजन सॉल्वेंट ले रहे हैं। देखिए ये फ्रोजन सॉल्वेंट का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है? ये जो ग्राफ है फ्रोजन सॉल्वेंट, अभी मैं बता रखा हूँ फ्रोजन सॉल्वेंट क्या होता है। फ्रोजन सॉल्वेंट का ये ग्राफ है। ओके, फ्रोजन सॉल्वेंट बता रखा हूँ। फ्रोजन सॉल्वेंट मिक्सचर होता है। फ्रोजन सॉल्वेंट क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। आप थोड़ा सा बैक करके वीडियो देखिए, अभी तुरंत बताया। ये देखिए प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ, ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। तो वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर आकर, इस पॉइंट पर आकर देखिए ये वाला पॉइंट, ये टी एफ नॉट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका? टी एफ नॉट। ओके, इस पॉइंट पर आकर देख रहे हैं आप, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया? फ्रोजन सॉल्वेंट के इक्वल हो गया। तो ये टी एफ नॉट फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का हिमांक, विलायक का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा। ओके, अब इसमें क्या करते हैं? सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं। हम सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा, मीन्स इस ग्राफ से नीचे जाएगा। देखिए ये ग्राफ सॉल्यूशन का हो गया, ये सॉल्यूशन का ग्राफ हो गया। तो आप देख रहे हैं सॉल्यूशन क्या हो रहा है? इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पे आके मिल रहा है इससे। तो ये आपका टीएफ हो गया। ये क्या हो गया? टीएफ। टीएफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया। टीएफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स विलियन का, विलियन का हिमांक, विलियन का हिमांक बता। और देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है यही डेल्टा टी एफ कहलाता है। एफ जहां जहां वर्ड आ रहा है, एफ मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। एफ का क्या मतलब है? फ्रीजिंग। एफ जहां जहां वर्ड आया फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो गया? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। यही फॉर्मूला हो गया। यहां तक आपको जब डेफिनेशन पूछा जाए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, जब आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाए तो वो स्टेटमेंट लिखने के बाद ये ग्राफ पूरा कॉपी करके यहां तक दिखाना है आपको कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या हो गया? टी एफ नॉट माइनस, यहाँ भी लिख देता हूँ, देखिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। यही फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको याद रखना है फॉर्मूला। ग्राफ भी एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। देखते हैं फ्रोजन सॉल्वेंट, यही है फ्रोजन सॉल्वेंट का। अब हम आपको शुरू में ही डेफिनेशन बताया था कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट। यहाँ पर ये टच कर रहा है, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का हो गया। जब इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे इसका क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। सॉल्यूट मॉलिक्यूल ब्लॉक कर देता है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड को। तो सॉल्वेंट से नीचे आ गया सॉल्यूशन का ग्राफ, हमेशा नीचे आएगा वेपर प्रेशर का ग्राफ। और देखिए ये इस टेम्परेचर को आके टच कर रहा है, ये टेम्परेचर। तो ये आपका टीएफ हो गया। ये क्या हो गया? टीएफ। टीएफ नॉट क्या होता है? टीएफ क्या होता है यहाँ मेंशन कर रखा हूँ। और डेल्टा, डेल्टा मतलब होता है चेंज। डेल्टा का क्या मतलब होता है? चेंज। तो डेल्टा टीएफ क्या होता है? टीएफ नॉट माइनस टीएफ। एफ जहां आ रहा है, एफ का मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। एफ का क्या मतलब होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप इस पार्ट को कॉपी कीजिए, इस ग्राफ को पहले कॉपी कीजिए, फिर हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का डेरिवेशन देखेंगे, इसका कैसे रिलेशन आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। ओके, इस ग्राफ से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो हायर क्लासेस में बीएससी वगैरह में इस ग्राफ से आपको जो एनसीईआरटी में डेरिवेशन कराया है उसी डेरिवेशन को हम लेके बढ़ेंगे +2 लेवल तक। वही डेरिवेशन यूज होता है, आपको सीबीएसई उसी को प्रेफर करती है। ओके, तो
आप पहले इस पार्ट को कॉपी कीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे। आई होप आप कॉपी किए होंगे। देखिए, पूरा बोर्ड छोड़ने का मेरा मकसद ये है, थोड़ा सा भी मैं बीच में यदि खड़ा रहूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा अच्छे से। पूरा बोर्ड ही मैं छोड़ देता हूँ। अब डेरिवेशन देखिए, मुझे आगे डेरिवेशन करना है इसका। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, सब जगह हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन लेके मूव करते हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन का हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखिए आगे मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन को लेके मूव कर रहा हूँ। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर dilute solution, experimentally it was observed that the freezing point of solution, depression in freezing point depression in freezing point of solution is directly proportional to molality of solution. For तनु विलयन में यह पाया गया कि हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। मीन्स क्या पाया गया? डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम यहाँ मोललिटी को बता रहा है, और डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, यही फॉर्मूला हो गया। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को बता रहा है, ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एम मोललिटी के, और डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो गया? के एफ इंटू एम के। ओके, समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। इस पार्ट को आप कॉपी कीजिए पहले, फिर हम इसको डेरिवेशन आगे कंटिन्यू करेंगे, फॉर्मूला आएगा नया। आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। For dilute solution, experimentally it was observed that the depression in freezing point of solution is directly proportional to molality of solution. तनु विलयन में यह पाया गया कि हिमांक में अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। ओके, आई होप आप कॉपी किए होंगे। देखिए आगे इसका फॉर्मूला किस तरह से आएगा। एम का वैल्यू अब रखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली एम के हो गया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला। डेल्टा टी एफ किसको बताता है? ये बताता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को, हिमांक में अवनमन। के एफ बताता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को, और या इसका दूसरा भी नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और एम बताता है मोललिटी को,
मोललता को। ओके, तो फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को। डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो गया? के एफ इंटू एम के। डेल्टा टी एफ किसके इक्वल हो गया? के एफ इंटू एम के। के एफ का भी डेफिनेशन मैं बताऊंगा, के एफ का डेफिनेशन क्या होगा। के एफ का भी मैं यूनिट निकालने आपको सिखा रहा हूँ। पहले इस पार्ट को आप कॉपी कर लीजिए, ये पूरा पार्ट कॉपी कीजिए। ओके, आई होप आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए यूनिट कैसे निकालेंगे, यहां से यूनिट के एफ का निकलेगा। के एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय एम, मोललिटी। तो डेल्टा टी एफ किसको बता रहा है? टेम्परेचर को। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। अब मोललिटी का यूनिट जानते हैं, मोललिटी का होता है मोल पर केजी। क्या हो गया? मोल पर केजी। तो यूनिट ऑफ के एफ हो गया आपका केल्विन, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर केजी है, केल्विन केजी, और यहाँ मोल इनवर्स। यहाँ मोल पर पावर +1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? -1। तो यूनिट ऑफ के एफ क्या हो गया? केल्विन किलोग्राम पर मोल। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकता है के एफ का यूनिट क्या होता है। ओके, आई होप आप कॉपी किए होंगे। देखिए कॉपी साथ साथ करते जाना, तभी आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए मैं यहाँ से m का वैल्यू रख देता हूँ। m का वैल्यू यहाँ मैं रखने जा रहा हूँ। m इक्वल टू होता है W2/m2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 ग्राम में। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू W2/m2 इंटू 1000 अपॉन W1, ये ग्राम में। ओके, यही फॉर्मूला हो गया, इससे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। W2 समझ रहे हैं आप? मास ऑफ सॉल्यूट को बता रहा है, मास ऑफ सॉल्यूट। M2 जान रहे हैं आप? M2 बताता है मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। W1 बताता है मास ऑफ सॉल्वेंट को। W1 किसको बता रहा है? मास ऑफ सॉल्वेंट। KF आप समझ रहे हैं, KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को। KF किसको बता रहा है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप? और डेल्टा टी एफ यहाँ से निकाल लेंगे तो टी एफ ही हम निकाल सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन वगैरह भी निकाल सकते हैं, पीछे वो फॉर्मूला आया है। आई होप आप कॉपी कर रहे होंगे। देखिए यहाँ से जब ये फाइंड आउट आप कर लेते हैं तो यहीं से आप लोग फिर डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। टी एफ बताता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टी एफ बता रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी एफ नॉट बताता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को बता रहा है। ओके, बिल्कुल समझ पा रहे हैं आप? अब केएफ का डेफिनेशन क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या होगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये पहले ही फॉर्मूला आ रखा है, अभी कुछ देर पहले मैं इसको डिस्कस कर रखा हूँ। तो देखिए केएफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कैसे करेंगे। केएफ क्या होती है? केएफ इट इज depression in freezing point, it is depression in freezing point when 1 mole solute is dissolved in
1 kg solvent. Kf depends upon nature of solvent. Kf depends upon किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे. ओके, Kf को कैसे डिफाइन करेंगे? यह हिमांक में अवनमन होता है जब 1 मोल विलय को 1 kg विलायक में घुलाया जाता है. Kf का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है. ओके, समझ पा रहे हैं? Kf किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि वाटर है, बेंजीन है. क्या हो गया डेफिनेशन? इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट. जब आप 1 मोल सॉल्यूट को कितने में डिजोल्व कीजिएगा? 1 kg सॉल्वेंट में. तो उस समय जो डिप्रेशन होगा, उस समय जो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, उसी को बोल दिया है Kf. उसी को क्या बोला है? Kf. और Kf किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे. वाटर के लिए Kf का अलग वैल्यू आता है, दूसरे बेंजीन के लिए अलग आता है. ओके, तो आपका ये टॉपिक एंड हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं. आप कैसे हमसे जुड़िएगा? नीचे देखिए सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ. तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब, ओवीएम केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को दबाना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुंचते रहेगा. आप कंटिन्यू यदि पढ़ाई करते हैं तो आपको बिल्कुल सब चीज़ समझ में आएगा. और एक जब भी आप कोई वीडियो देखिए तो एक ऑर्डर में देखिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, इस तरह से लिखा रहता है वीडियो. तो आप एक ऑर्डर में जब देखिएगा तभी समझ में आएगा. आप जाके डायरेक्ट 10th नंबर लेक्चर देखिएगा तो पीछे 9 जो लेक्चर का कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं आ रहा है, तो वो चैप्टर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो. ओके बच्चों.